और बिस्मथ, ये हमारे 5 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इन 5 एलिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके थे क्या? नो सर, बस बॉइलिंग पॉइंट देखा था। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट देखा था। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग को कौन सी चीजें देखनी है यहाँ पर? फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग को कौन कौन सी चीजें देखनी है? पहला है एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। हाँ, एटॉमिक रेडियस में हो गया एटॉमिक एक रेडियाई तो। आयोनिक रेडियाई होगी। हाँ, एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई होगी थी। नो सर। ओके। बन दिया करें। एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई को हमें किस तरीके से देखना है, यहां समझो। जैसे जब भी हम बात करते हैं अप टू डाउन इन अ ग्रुप, हम एक ग्रुप की बात करते हैं, तो ग्रुप में हमको देखना है, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में हमारी 2 ही शेल्स होती हैं। कौन कौन सी शेल्स? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 5। ठीक है। फास्फोरस में हमारी 3 शेल होती है, 2,8,5। ठीक है। सेम चीज आर्सेनिक में फिर हमारा 2,8,8,5। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो मतलब लास्ट में एट लास्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एट लास्ट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर क्या हो रही है, शेल्स क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। यहाँ 2 शेल्स थी नाइट्रोजन में, यहाँ पे 3 शेल थी, और यहाँ पर 4 शेल थी। है ना, इस तरीके से चीजें हमारी बढ़ रही हैं। तो अप टू डाउन इन अ ग्रुप साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यस सर।
हाँ, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ शेल्स हमारी बढ़ रही हैं, तो अप टू डाउन हमारा ग्रुप में साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें लिख लो ऑन गोइंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप, ऑन गोइंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप, लिखो ऑन गोइंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप, on going up to down in a group, atomic size increases, atomic size increases. हाँ, लिखो on going up to down in a group, on going up to down in a group, atomic size increases, atomic size increases. On going up to down in a group, atomic size increases because number of shell increases, because number of shell increases. और ये बना लो पूरा, लिख लिया? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पर अगर मैं इसमें ऑर्डर पूछूं कि लेफ्ट टू राइट में इसमें क्या होगा, तो नाइट्रोजन से हमारा साइज बढ़ रहा है, नाइट्रोजन फिर फास्फोरस हमारा साइज बढ़ रहा है। इसको इस तरीके से लिख सकते हो अगर हमको देखना है तो। अगर ग्रुप में देखते हैं हम, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, है ना, इस तरीके से हम देख लेते हैं। तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल में ले लें सारे एलिमेंट्स को, तो नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, तो इस तरीके से उसको याद कर लेना। तो ये अप टू डाउन हमारा क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज होता है। ये ऑर्डर लिख लो। क्लियर है इतनी बात? एक सेकंड सर, हाँ, एक सेकंड। नोट कर लिया? हाँ हाँ, हो गया। आप देखो यस सर। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली क्या होती है, ये हमारा जैसे एटम है और एटम की ये शेल्स हैं, ये एटम है और एटम की शेल्स हैं, और इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी एक आइसोलेटेड एटम से, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें लिख सकते हो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required to remove an electron, to remove an electron from isolated gaseous atom, from isolated gaseous atom,
एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इतनी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? बोलो। यस सर। क्लियर है इतनी बात प्रियांशु? यस सर। तो यहां पर देख रहे आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात की। आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब गैसियस स्टेट में जो ना एटम होगा ना वो बिल्कुल दूर दूर होते हैं। तो जितने हम एनर्जी लगाएंगे वो एक एटम में हम देखेंगे, क्योंकि सॉलिड में पास पास होते हैं तो हमने एक एटम में एनर्जी लगाई, दूसरे एटम में भी लगती है। जब एक अकेला दूर एटम होगा उससे बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हम आयन बना देंगे फिर इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? देखो, अप टू डाउन इन अ ग्रुप जो होती है, शेल्स हमारे बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ते हैं अप टू डाउन। बोलो। यस सर। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं ना? तो जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो जो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल से जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी। तो अप टू डाउन इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। अप टू डाउन इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी? कम, क्योंकि बिस्मथ का साइज बड़ा हो जाएगा। तो इसकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, तो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम लगेगी, तो अप टू डाउन कम होती जाएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यस सर। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, इस तरीके से इसको डिक्रीज ऑर्डर पे करते जाना। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? देखो यहां ध्यान से देखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। जैसे ए एटम है और बी एटम है, ये बॉन्ड बना है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन लगे हैं, एक बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन लगते हैं। अब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बी की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? जब बॉन्ड टूटेगा तो बी नेगेटिव आ जाएगा और ए पे पॉजिटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन बी की साइड चले गए, तो बी हो गया नेगेटिव। तो जिसके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, और शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, द अट्रैक्टिंग पावर ऑफ the attracting power of shared pair of electron shared pair of electron towards itself is called electronegativity, is called electronegativity। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो होती है नाइट्रोजन की। ये पता है ना, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन की। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी थी? फ्लोरीन की। तो यहां पर नाइट अप टू डाउन इन अ ग्रुप जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो लिख सकते हो अप टू डाउन इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी।
समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? Yes, sir. बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ पर? No, sir. कोई डाउट? ठीक है, अब देखना यहाँ पर मैं बात करता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। बॉइलिंग पॉइंट मैंने बता दिया था, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। No, sir. देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, या बोल सकते हो एटम का साइज। ठीक है, साइज ऑफ एटम। तो यहां पर अप टू डाउन इन अ ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो साइज बढ़ता है ना, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है अप टू डाउन क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हाँ, अप टू डाउन बढ़ेगा। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है इन दोनों में। इसमें बिस्मथ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, एंटीमनी का ज्यादा होता है, एसबी का ज्यादा होता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स के कारण। तो केवल इतना याद रखना यहां पर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर बिस्मथ, और फिर एंटीमनी। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? बोलो, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? No, sir. हाँ, No, ठीक sir. है, ठीक है, हटा दूं इसको? Yes, हटा दूं sir. इसको? Yes, sir. Done. ठीक। अब यहाँ समझना है एक चीज, प्रॉपर्टीज ये हमारी हो गई हैं सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। देखो, एनामलस प्रॉपर्टी हम जो भी ग्रुप पढ़ेंगे आगे, अभी हम 15 ग्रुप पढ़ रहे हैं, जो भी ग्रुप पढ़ेंगे उसका जो पहला एलिमेंट होगा उसी की एनामलस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और ये चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में तो आपको एनामलस प्रॉपर्टी में कुछ पॉइंट लिखने हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, स्मॉल साइज। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा स्मॉल साइज पहले वाले एटम का होता है, तो इस ग्रुप में होगा नाइट्रोजन का। और दूसरी नाइट्रोजन की एनामलस प्रॉपर्टी, एनामलस का मतलब होता है विचित्र प्रॉपर्टी। ठीक है ना, विचित्र प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं एनामलस प्रॉपर्टी। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी। तीसरा पॉइंट लिखना है हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। चौथा पॉइंट और याद रखना है इसका, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्लियर है ना इतनी बात? इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होती। देखो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p3। तो 2p में ना 2d होती नहीं है, 2d नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन फास्फोरस में होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। 3p3 होती है और 3d भी होती है, 3 में d भी होती है। बस केवल नाइट्रोजन में 2 नहीं होती है, 2 की d नहीं होती है, तो इसीलिए हम बोल देते हैं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है इसमें। बात समझ में आ रही है प्रथम आपको? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? No, sir. बोलो। No, sir. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखो, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहले लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होगी, यहां देना। जैसे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैं सारे एलिमेंट की बात करूंगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो नाइट्रोजन की हमको पता है कि -3 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। फास्फोरस की -3 भी होती है, +3 भी होती है और +5 भी होती है। ठीक है, लेकिन अप टू डाउन जो है, यहां पर अगर मैं बिस्मथ की बात करूं तो यहां पर बिस्मथ में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है और फास्फोरस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहां ध्यान देना, बस नाइट्रोजन की -3 होती है, वैसे हमारा बढ़ता जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैं बात करूं, यहां ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूं PCl5 की, तो Cl जो होता है -1 होता है, 5 Cl लगे हैं, तो यहां पर फास्फोरस की +5 है। मैं PCl3 की बात करूं तो Cl की -1 होती है, 3 Cl लगे हैं, तो Cl फास्फोरस में +3 आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। Yes, क्लियर है sir. थी बात की नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें लिख लो, इन दिस ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीज फ्रॉम -3 टू +5। -3 टू +5 लिखो। फॉर दिस ग्रुप द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर दिस ग्रुप द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, लिख लो, इन दिस ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीज फ्रॉम -3 टू +5। -3 टू +5। In this group, oxidation state varies from -3 to +5. लिखो, for this group, most common oxidation state is -3, +3 and +5। -3, +3 and +5। बात समझ में आ रही? Yes, sir. कोई दिक्कत यहां पर? No, sir. ठीक है, अब यहां ध्यान देना है। लिखो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। लिखो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं इस ग्रुप के एलिमेंट की। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा इस ग्रुप के एलिमेंट की। तो जो नाइट्रोजन होंगे, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इनके जो ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है, ये रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे चाहे N2O5 हो, नाइट्रोजन के साथ जो रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो N2O5 बनाएगा। फास्फोरस की हुई
ऑक्सीजन के साथ तो P2O5 बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। तो यहां पर जो भी नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड्स होंगे, कोई भी ऑक्साइड होगा, वो सारे के सारे एसिडिक होंगे। कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। लेकिन लेकिन आर्सेनिक एंड जो एंटीमनी के जो ऑक्साइड होंगे, आर्सेनिक और एंटीमनी के जो ऑक्साइड होंगे, वो हमारे बनाएंगे एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? जो एसिड भी होते हैं, कभी कभी वो बेसिक, दोनों नेचर शो करते हैं। लेकिन इसमें जो बिस्मथ होगा, बिस्मथ का ऑक्साइड जो बनेगा, क्योंकि बिस्मथ रिएक्शन करेगा तो Bi2O5 बनेगा, Bi2O3 बनाएगा, तो इसका जो भी ऑक्साइड होगा वो होगा बेसिक। उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, हटा दूं इसको? यस सर। अब यहां देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन के साथ रिएक्शन करानी है इसकी, ठीक है। हैलोजन्स क्या होते हैं? हैलोजन्स क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन्स होते हैं। तो अगर मैंने इस ग्रुप के एलिमेंट की रिएक्शन करा दी हैलोजन के साथ, तो ये एलिमेंट है इस ग्रुप का और हैलोजन होता है X, तो ये EX3 और EX5 टाइप कंपाउंड बनाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं फास्फोरस की बात ले लेता हूं क्लोरीन के साथ, तो PCl3 बनाता है और PCl5 बनाता है, ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे सारे। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है वो केवल NCl3 बना सकता है, NCl5 नहीं बना सकता, क्योंकि नाइट्रोजन की केवल और केवल -3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। फास्फोरस की दोनों होती है, तीनों, -3, +3 और +5। मैंने लिखवा दिया अभी आपको। तो फास्फोरस 5 बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। बिस्मथ जो है वो बिस्मथ भी हमारा 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि +3 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मथ की। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। बोलो, कोई दिक्कत? नो कोई सर। दिक्कत? नो सर। ठीक है, लिख लिया इसको आपने? लिख लो, इसमें 2 लाइन लिख लो। when 15 group elements when 15 group elements react with halogens, when 15 group element react with halogens, it form ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड्स। It form trihalides or pentahalides. It form trihalides और pentahalides. अब ये लिख लो सारा, फॉरेन एग्जाम्पल में लिख लेना है ये सब कुछ। सर क्लियर है ना इतनी बात? रिएक्ट्स विद क्या आगे क्या? रिएक्शन तो आपको ऑक्सीजन के साथ करानी है, हैलोजन के साथ करानी है ना इसकी। देखो रिएक्ट्स रिएक्शन विद विद के आगे हैलोजन, क्या? हैलोजन, रिएक्ट्स विद। इट रिएक्ट्स विद हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन्स में आते हैं ना ये सारे। इट रिएक्ट्स विद हैलोजन टू फॉर्म ट्राइहैलाइड्स और पेंटाहैलाइड्स। यस सर। It reacts with halogens to form
फॉर्म ट्राई हैलाइड, देखो ट्राई हैलाइड ये हो गया, पेंटा हैलाइड ये हो गया, दोनों हैलाइड्स बना लेते हैं। क्लियर हो रही बात, नहीं हो रही? बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, हटा दूं इसको? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, तो मेटल के साथ जब भी इन एलिमेंट्स की रिएक्शन होगी, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो ये कुछ इस टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे। लिख लो इसमें, when 15 group elements react with metal, when 15 group element reacts with metal, it form binary compounds. It form binary compounds. For example, ये बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल Ca3N2, देखो नाइट्रोजन के साथ N2, अगर ये फास्फोरस के साथ बनाता है तो Ca3P2 बना देता, तो ये दो एलिमेंट लगेंगे, मतलब बाइनरी कंपाउंड बनाएगा। सोडियम के साथ आर्सेनिक का AS2 ऐसे बन जाएगा। मैग्नीशियम के साथ बनाया तो मैग्नीशियम के साथ बना लो Mg3Bi2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये 2 बनेगा, ये 2 बाइनरी कंपाउंड बनाएगा। समझ में आ रहा प्रियांशु कि नहीं? यस सर। लिख लो, ये एग्जाम्पल में लिख लो। कोई दिक्कत यहां पर? नो सर। ठीक है, लास्ट इसका लिख लो, रिएक्शन विद या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करा के देखना है हमको। लिखो, 15 ग्रुप एलिमेंट react with hydrogen to form 15 group element reacts with hydrogen तो फिर से एक बार। to form 15 group element, 15 group element react with hydrogen, reacts with hydrogen to form हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स बनाते हैं ये, ठीक है ना? क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स बनाते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यस सर। तो ये एग्जाम्पल लिख लेना, ये एग्जाम्पल हो गए, ठीक है? ये एग्जाम्पल लिख लेना। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। हम ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे और हर ग्रुप का 2 लेक्चर होगा। लास्ट वाले ग्रुप का तो एक ही लेक्चर होगा, लेकिन जितने हमारे ग्रुप हैं
उसके 2 लेक्चर होंगे। तो आज एक लेक्चर में हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज और एनोमलस प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। फास्फोरस की बहुत सी चीजें आपकी आ नहीं रही है, एक बार चेक कर लेना, उसके एरोट्रॉप्स इस बार नहीं आ रहे हैं। और नाइट्रोजन की एक बार प्रिपरेशन देख लेना आपके में आ रही है कि नहीं आ रही है। बाकी प्रथम ने हमें भेजा था, वो हम एक बार चेक कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी वैसे? Yes, sir. पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी अभी? अच्छी चल रही है। पढ़ते रहना क्योंकि इम्पोर्टेंट है।